2025 is the year of Gen Z protest, be it in Nepal, Indonesia, Madagascar, and now the next country is Mexico. एंड जिस तरीके से ये जेंजी प्रोटेस्ट स्प्रेड हो रहे हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स ने इन्हें कोट कर दिया है द जेंजी वेव। बट हमें समझना होगा कि ये जो जेंजी प्रोटेस्ट स्प्रेड हो रहे हैं, इनके पीछे कोर रीजंस क्या हैं, कोर इश्यूज क्या हैं, तब जाकर हमको समझ में आएगा कि क्यों डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ, जो जेंजी प्रोटेस्ट हैं ये स्प्रेड हो रहे हैं लाइक अ वाइल्ड फायर इन द थर्ड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी। एंड जिस तरीके से जेंजी प्रोटेस्ट स्प्रेड हो रहे हैं, ये एक एविडेंस है कि किस तरीके से जो जेंजी है वो एक्टिवली रीशेप कर रहा है पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्कोर्स को पर्टिकुलर कंट्री का। सो इस सेशन में हम डिकोड करेंगे कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं, एक्चुअल कोर इश्यूज क्या हैं दैट लेड टू राइज इन दी जेंजी प्रोटेस्ट ग्लोबली। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। आपको इस चैनल पर इसी तरीके की स्टैटिक सीरीज, करंट अफेयर्स एनालिसिस, अपडेट्स मिला करती है। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन एंड नॉलेज दोनों ही एनहांस होती है। तो आज का जो सेशन है उसका जो कोर टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हम समझेंगे कि किस वजह से व्हाट आर द कोर रीजंस दैट लेड टू राइज इन जेंजी प्रोटेस्ट। बट हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स। If you have decided that you want to prepare for this prestigious examination, but somehow you are stuck in your UPSC preparation, you are confused in your UPSC preparation, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, उस फॉर्म में आप अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड आप एनरोल कर जाएंगे श्रीराम साइंस के फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप इनिशिएटिव में। सो अपने डाउट्स आप फ्रीली पूछ सकते हैं, जिसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज इंफॉर्मेटिव एनालिसिस। सो इस तरीके से आपको हेडलाइंस दिख रही होगी। जेंजी प्रोटेस्ट इन मेक्सिको सिटी ब्रिंग्स थाउजेंड्स आउट अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन। Gen Z style protests spread in Mexico, fueled by mayor's murder. Thousands protest against government in Mexico as clashes leave 120 injured. Clashes erupt in Mexico City. Anti-crime protests injuring 120. सो पहले बात तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि भाई जो नेक्स्ट कंट्री है वो अब मेक्सिको है। इससे पहले हमने नेपाल में देखा, हमने मेडागास्कर में देखा, फिलीपींस में देखा, लास्ट ईयर हमने बांग्लादेश में देखा था। तो ये कोई एक केस नहीं है, ये कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इट इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर। तो इस वाइल्ड फायर ये क्यों स्प्रेड हो रहा है, इसके रीजंस को समझना होगा। बट कॉन्टेक्स्ट ये है, जो लेटेस्ट कंट्री मेक्सिको, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कराना चाहूंगा। देखिए हुआ क्या है, कार्लोस एल्बर्टो मैंजो, ये मेक्सिको की सिटी के एक पर्टिकुलर सिटी, वहां के मेयर थे। एंड अगर हम इनकी बात करें तो इनका एक बड़ा टफ स्टांस था गैंग वॉर्स, ड्रग कार्टल्स एंड क्राइम को लेकर। और अगर मैं मेक्सिको की बात करूं तो एक्चुअल वहां पर इश्यूज क्या है कि वहां पर हाई रेट्स ऑफ क्राइम है, गैंग वॉर्स देखने को मिलती है, क्योंकि एक जो ड्रग कार्टल्स का नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है मेक्सिको में, जो कि खुद यूएसए के प्रेसिडेंट ने बार बार बोला हुआ है। तो इन सब नेटवर्क से क्या होता है कि गैंग वॉर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो क्राइम रेट्स है वो मेक्सिको में बना हुआ है। हालांकि लास्ट ईयर ही नई गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश हुई थी, बट जो वहां की लोकल पॉपुलेशन, जो वहां की यूथ है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरीके से वहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो वायलेंस को कंट्रोल करने पर एक्शन ले रही है। अब इमीडिएट इशू क्या हुआ, इमीडिएट इशू ये हुआ कि ये जो मेयर है इनकी डेथ हो गई। अब जिस तरीके से इनका टफ स्टांस था गैंग वॉर्स को लेकर, वायलेंस को लेकर, ठीक है, क्राइम को लेकर, तो जैसे ही इस वजह से क्या था, इनके फॉलोअर्स बहुत ही ज्यादा नंबर में ग्रो कर रहे थे, स्पेशली द यूथ फॉलोअर्स। तो जैसे ही ये न्यूज निकल के आई कि जो आपके कार्लोस अल्बर्टो मैंजो है इनकी डेथ हो गई, तो इसके बाद एक सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाया गया, द जेंजी जनरेशन जेड मेक्सिको। और फिर यहां से जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया अगेंस्ट वायलेंस, करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर, एंड जो कि मैक्सिकन यूथ के जो कंप्लेन को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कुल मिलाकर लेटेस्ट इश्यू है जिस वजह से जो जेंजी प्रोटेस्ट है वो मेक्सिको में स्टार्ट हो चुके हैं। बट अब हम जो है इस जेंजी वेव को समझते हैं, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ने बोल दिया ये जेंजी वेव की तरह स्प्रेड हो रहे हैं। तो अगर मैं मेडागास्कर की बात करूं,
ठीक है। हम बांग्लादेश में देखे थे, बांग्लादेश में रिजर्वेशन पॉलिसी को वापस से रीइंट्रोड्यूस करने की बात करी गई थी एंड वहां पर जो है प्रोटेस्ट कर दिया गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट। हालांकि वहां पर एक एंगल ये भी है कि शायद मल्टीपल दूसरी कोई कंट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है, बट दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। अगर मैं मेडागास्कर की बात करूं तो मेडागास्कर में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके बाद भी अगर हम पॉवर्टी लेवल्स की बात करें इन मेडागास्कर तो दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल। सो इस वजह से क्या हो रहा था कि वहां पर कांस्टेंट इश्यूज चल रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट इमीडिएट इशू क्या हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर शॉर्टेजेस हुआ एंड जिसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है ये स्प्रेड कर गया, ठीक है, या ये ब्लास्ट कर गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केनिया, केनिया का जो यूथ है वो कंटिन्यूसली चैलेंज कर रहा था गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज एंड जो केनिया की गवर्नमेंट है उन्होंने जो टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया था। नेपाल की बात करें तो वहां पर करप्शन और नेपोटिज्म ये कोर इश्यूज थे जिसके चलते वहां की जो गवर्नमेंट थी उसे वहां पर टॉपल किया गया, वहां पर अब चेंज हो गया है। तो ये जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए, जो द जेंजी वेव है, इसके चलते बहुत सी जो रिसर्च है वो पब्लिश हुई है, ठीक है। जैसे द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इन्होंने क्या किया है कि 8 पिलर्स ऑफ पॉजिटिव पीस आइडेंटिफाई किए हैं, जिससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कोई भी सोसाइटी पीसफुल क्यों रहती है या क्यों रह सकती है। क्लियर है? तो अब ये कोर रीजंस की तरफ हम जा रहे हैं कि एक्चुअल में रीजंस क्या है। इसमें मैं कुछ ये जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इन्होंने जो बताया इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, साथ ही साथ कई सारी थीसिस भी पब्लिश हुई हैं, क्योंकि इट्स अ मैटर टू स्टडी कि एक्चुअल में ये जेंजी क्यों इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी थीसिस भी समझनी होगी। तो मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा, ये जो पिलर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं एंड प्लस कुछ थीसिस हैं, उसको भी जो मैं आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको एक रूट कॉज समझ में आए। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, इससे पूरी की पूरी सोसाइटी चेंज हो रही है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो सोसाइटल चेंज आ रहा है इसको भी आपको समझना है। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट अगर हम बात करें वेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट, जो इश्यूज या जो जेंजी प्रोटेस्ट आए जिन भी कंट्रीज में हुए, वहां पर सबसे बड़ा इशू ये है कि वहां की जो स्टैब्लिशमेंट थी या स्टैब्लिशमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही। अब प्रॉपरली फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो बेसिक सोर्सेज हैं, ठीक है, जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो लेजिटिमेसी है, अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाओगे, बेसिक सर्विसेज यानी कि जॉब्स हो गई, ठीक है, बेसिक जॉब्स हो गए, शेल्टर हो गया, ठीक है, अगर आप बेसिक सर्विसेज लोगों की फुलफिल नहीं कर पाओगे तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी लेजिटिमेसी मेंटेन नहीं कर सकती है। तो जब वो लेजिटिमेसी मेंटेन नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, एक पावर वैक्यूम आ जाएगा। जब पावर वैक्यूम क्रिएट होगा तो हम देखते हैं कि इस तरीके का जो यूथ प्रोटेस्ट है ये फिर जो है राइज कर जाता है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि गवर्नमेंट जो है, जिन भी कंट्रीज में या जिन भी रीजन्स में ये जेंजी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही। फंक्शन दैट मींस कि वो बेसिक सर्विसेज जो लोकल पॉपुलेशन है, स्पेशली जो एजुकेटेड यूथ है, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उससे वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो चीजें नहीं कर पाते हैं, जब बेसिक फंक्शनिंग नहीं कर पाती गवर्नमेंट, तो वो लेजिटिमेसी जो है, भाई लेजिटिमेसी होनी चाहिए ना, कि अगर आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हो तो आपको पता है हाँ ये हमारे टीचर हैं, इनको हमसे ज्यादा आता है, ये हमें पढ़ाएंगे, तो वो आप लेजिटिमेसी मेंटेन करते हो, उनको लेजिटिमेट मानते हो। बट जैसे ही आप कहोगे कि नहीं यार ये तो मेरे साथ का ही बंदा है, ये तो स्टूडेंट है, इसको भी इतना ही आता है जितना मुझे आता है, तो वो लेजिटिमेसी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाती है। तो सबसे पहला रीजन ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है। सेकंड, अगर हम बात करें जो रिसोर्सेज हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, अगर वो इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो इस वजह से जो वहां का यूथ है वो जो है आपका कहीं ना कहीं बॉयल कर जाता है। जैसे हमने मेडागास्कर में देखा कि जो बेसिक इश्यूज हैं, जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके शॉर्टेजेस हो रहे हैं, इसके शॉर्टेजेस हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो एजुकेटेड यूथ है वहां का फिर वो जो एक इशू है वो बढ़ता चला जाता है। तो पहला यह है कि गवर्नमेंट बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, प्लस जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंट्री में इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि जो बेसिक चीजें हैं लाइक वाटर हो गया, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गए, वहां पर शॉर्टेजेस हो जाते हैं। तो जब पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, फूड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जो यूथ होता है उसका फिर प्रोटेस्ट जो है आपको रोड्स पर देखने को मिलता है। थर्ड है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो अगर इसमें ऐसा रहता है कि प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो रही, जैसे हमने नेपाल के केस में देखा, नेपाल के केस में क्या हुआ कि
नेपाल में पॉवर्टी लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं, लोग जो हैं बाहर निकल के जॉब करने जा रहे हैं, एंड वहां पर सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन आती है कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है उनके जो बच्चे हैं वो एक लैविश लाइफस्टाइल जो है स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, जब इंफॉर्मेशन ब्लॉक होगी, ठीक है, जब इंफॉर्मेशन ब्लॉक होगी एंड जब वो ब्लॉक्ड इंफॉर्मेशन यूथ को पता चलेगी तो उसके बाद एंड अगर उनकी कंडीशन से वो चीजें मैच नहीं कर रही तो फिर वो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को जो ब्लॉक किया जाता है, ये भी एक जो जेनजी प्रोटेस्ट है उसका एक बड़ा कोर इशू या बड़ा कोर रीजन बनता है। नेक्स्ट है हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स। देखिए ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एजुकेटेड यूथ है, एंड स्पेशली अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, हम अफ्रीकन रीजन की बात करें, हम एशिया की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहां पर जो यूथ है उसका नंबर बहुत ज्यादा है और वो एजुकेटेड है। अब जब एजुकेटेड यूथ है, ठीक है, एंड उसके पास जब प्रॉपर जॉब्स नहीं है, जब उसके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो फिर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो उसका प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट होता है एंड धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट हो जाते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके वजह से ये आइडेंटिफाई किया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों शुरू होते हैं। पहला रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट है वो वेल फंक्शन नहीं है, दैट मींस कि जो बेसिक सर्विसेज है वो लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जिस वजह से उस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी मेंटेन नहीं रहती है। सेकंड है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दैट्स वाई हम देखते हैं कि फूड के शॉर्टेजेस हैं, वाटर शॉर्टेजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हैं जो हमने मेडागास्कर में देखा, बल्कि वहां पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बाद भी। फिर जो इंफॉर्मेशन है अगर वो फ्री फ्लो नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन ब्लॉक्ड है, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज है, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू निकलता है कि जो जेनजी प्रोटेस्ट होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं। एंड लास्ट है कि जो ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि ये जो नया जनरेशन जेनजी है, ठीक है, जो नया जनरेशन जेड है, जो जेनजी है, 21st सेंचुरी का जो यूथ है, ये एजुकेटेड है, ठीक है, इसके पास स्किल्स है, बट अब इसके पास अगर स्किल्स है एंड इसको उस स्किल्स के लेवल की जॉब नहीं मिल रही है, सुटेबल जॉब्स नहीं मिल रही है, तो ये देखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू निकलता है जिसके अगेंस्ट जो ये जेनजी प्रोटेस्ट है ये वायलेंट हो जाते हैं। तो ये 4 कोर इश्यूज को जो है आइडेंटिफाई करने होंगे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को। ना कुछ थीसिस भी है। अब थीसिस क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, पहला तो ये कह रही है कि जो ग्लोबल साउथ है, जो ग्लोबल साउथ में यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है, सबसे बड़ा इशू ही ये है, ठीक है। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें या फिर हम एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, किसी भी रीजन की बात करें जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये जो जनरेशन जेड है ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है, ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि इनके पास सुटेबल वर्क नहीं है, प्लस इनके पास ठीक ठाक एजुकेशन है, ठीक है, इनके पास ठीक ठाक एजुकेशन है, और जब ये एजुकेशन लेकर मार्केट पर निकलते हैं तो इनको अपनी स्किल से रिलेटेड जॉब्स नहीं मिलती है, ठीक है, इनको अपने स्किल से रिलेटेड जॉब्स नहीं मिलती है। अगर किसी ने टेक्निकल में कुछ किया है, ठीक है, किसी ने इंजीनियरिंग करी है, और अगर आप उससे इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और काम कराने लग जाओगे, ठीक है, या किसी का एकेडमिक्स का बैकग्राउंड है उसको आप नॉन एकेडमिक्स काम कराने लग जाओगे, दैट मींस कि जो उसकी एजुकेशन है और वो जो जॉब कर रहा है वो मिसमैच हो रहा है। एंड प्लस अगर हम बात करें, ठीक है, प्लस अगर हम बात करें तो ये जो जनरेशन है ये 90s में भी होता था, 80s के डेकेड में भी होता था, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वहां पर उस लेवल की एजुकेशन नहीं थी, तो वहां पर, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस जनरेशंस रही हैं वहां पर क्या होता था कि जो जॉब्स थी, जिस तरह की एजुकेशन रहती थी उस तरीके से जॉब्स मिल जाती थी। बट ये जो जनरेशन है, जनरेशन जेड, ये एजुकेटेड है, ठीक है, कंपेयर टू अगर हम प्रीवियस जनरेशन से करें तो वहां पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। तो इस वजह से इनको जब अपने सुटेबल वर्क जॉब्स नहीं मिलते हैं तो ये देखा जाता है कि इनका जो एक कांस्टेंट इशू है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाता है, कांस्टेंट कंप्लेंट चलती है, एंड फिर एक कोई इमीडिएट इशू आता है जिसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट थीसिस ये है कि जो यूथ है या जो यंग है, जो जनरेशन जेड है, ये दूसरी कंट्री में माइग्रेट नहीं करना चाहता है फॉर सुटेबल वर्क एंड लाइफ। मैंने आपसे बताया कि जो ग्लोबल साउथ का यूथ है ये फ्रस्ट्रेटेड है अपनी कंट्री में क्योंकि इसकी कंट्री में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब ये क्या करता है कि ये माइग्रेट करता है। अगर हम नेपाल का केस लें तो बहुत से आपको नेपाली मार्केट्स, जो नेपाली वर्कर्स हैं, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि नेपाल में वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि उसके कंट्री में पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो क्या करता है, वो माइग्रेट करता है। अब आप देख रहे हो कि आज की डेट में माइग्रेशन एक कितना बड़ा इशू बन चुका है, चाहे हम यूरोप की बात कर लें, चाहे हम यूएसए की बात कर लें, तो जहां पर भी ये माइग्रेट यूथ, ये जो यूथ है ये जब माइग्रेट करता है तो वो अपने कल्चर से,
एक डिफरेंट कल्चर को एक्सपीरियंस करता है, प्लस जिस कंट्री में वो माइग्रेट कर रहा है वहां पर क्या माइंडसेट है माइग्रेशन को लेकर वो भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर वो कुछ ज्यादा एंटी माइग्रेंट पॉलिसीज रख रहे हैं तो एक टफ स्टांस आता है। ये जो यूथ है, ठीक है, ये जो यूथ है ये इस कंट्री में जा रहा है तो ये क्या पाते हैं कि इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, ठीक है, इनको उस तरीके की जॉब्स नहीं मिलती है जिस तरह की इनको जॉब्स करनी थी या जिस एम्बिशन से ये उस कंट्री में माइग्रेट किए, प्लस ये उस सोसाइटी में अपने आप को मिसफिट पाते हैं। तो जेंजी ये कहता है कि मुझे माइग्रेट नहीं करना है किसी पर्टिकुलर अदर कंट्री में फॉर बेटर जॉब्स एंड फॉर बेटर जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज। आपको यहीं पर ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज है ये प्रिवेल करानी होगी। एंड जब ये नहीं होता है तो गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो मेंटेन नहीं रहती है, एंड जैसी लेजिटिमेसी मेंटेन नहीं रहेगी देयर विल बी अ पावर वैक्यूम, एंड पावर वैक्यूम आएगा तो हम देखते हैं कि इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। तो पहला ये है कि जो ग्लोबल साउथ का यूथ है ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है, प्लस ये माइग्रेट नहीं करना चाहता, एग्जाम्पल के तौर पर नेपाल, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट थीसिस देखा गया है वो है रूरल डिस्ट्रेस। जो स्मॉल एग्री बिजनेसेस हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जो लार्जर एग्री बिजनेस और जो माइनिंग कंपनीज है, ठीक है, जो माइनिंग कंपनीज है। अब पहले क्या होता था कि 80s और 90s के टाइम पर जैसे जो जेनजी के प्रीवियस जैसे फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, वो उस लेवल पर प्रोटेस्ट नहीं करते थे, बेसिक लेवल पर प्रोटेस्ट होता था। बट क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जो प्रीवियस, ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, ये एजुकेटेड है, इसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, देयर इज नॉट सच एनी बिग कंपनी और स्मॉल कंपनी, ठीक है, सब इक्वल प्ले फील्ड पर है, ठीक है, इक्वल लेवल के फील्ड पर है। सो इस वजह से इनका जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। तो रूरल डिस्ट्रेस जो कंटिन्यूसली चलता चला आ रहा है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जेनजी के वायलेंट प्रोटेस्ट में। एंड लास्ट ये है कि अगर हम इन नेपाल के तौर पर भी देखें तो और भी अगर हम जो रीजन्स देख रहे हैं जैसे मेडागास्कर हो गए, यहां पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो रिवर्स हैं जहां पर मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड डिपेंड करता है जिस वजह से एनवायरमेंटल डिस्ट्रेस आता है। तो ये जो जनरेशन है वो ये कह रहे हैं भाई कि ये जो क्लाइमेट चेंज है या ये जो एनवायरमेंट डिस्ट्रेस है इससे क्या हो रहा है कि हमको डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, या जिस रिवर पर वो लाइवलीहुड डिपेंड करते हैं जब वो रिवर ड्राई अप होने लग जाएगी, ठीक है, या जिस आइलैंड पर वो रह रहे हैं जब वो सी लेवल राइज होके वो आइलैंड सबमर्ज होने लगेगा तो उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा। जब वो डिस्प्लेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो भी वहां पर अपॉर्चुनिटीज थी वो भी उनको छोड़नी पड़ेगी। तो जनरेशन जेड का ये कहना है स्पेशली इन दिस रीजन्स इन दिस कंट्रीज जहां पर क्लाइमेट चेंज एक्चुअली बहुत बड़ा थ्रेट है, सिर्फ डिस्कशन के लिए नहीं, एक्चुअल में थ्रेट है। वो ये कह रहे हैं कि ये फ्यूचर थ्रेट नहीं, ये प्रेजेंट थ्रेट है, ठीक है, ये प्रेजेंट थ्रेट है। एंड प्लस जिस तरीके से इन छोटी कंट्रीज में रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी जो कंट्रीज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका की जो कंट्रीज है वहां पर माइनिंग एक्सप्लोरेशन, वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे बलूचिस्तान, एग्जांपल के तौर पर बलूचिस्तान, चाइना बलूचिस्तान में क्यों इंटरेस्टेड है या ग्वादर पोर्ट में क्यों इंटरेस्टेड है, सो दैट वहां पर रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। इसी तरीके से यूएसए भी क्यों पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस डेवलप कर रहा है। सो क्या होता है कि ऑलरेडी वहां पर क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल डिस्ट्रेस है, ऐसे में ये जो लार्जर कंपनीज हैं स्पेशली दूसरी कंट्रीज की जब ये आती हैं एंड वो डील हो जाती है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट से ऑलरेडी वहां पर इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रेजेंट जनरेशन है ये ऑलरेडी लेजिटिमेसी, जो गवर्नमेंट है वो अपनी लेजिटिमेसी को मेंटेन नहीं कर पा रही। ऐसे में उस कंट्री की गवर्नमेंट अगर किसी और पावरफुल कंट्री को ये बोल देती है कि आप इस रीजन या हमारे इस पर्टिकुलर रीजन में आप जो है रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर सम मनी, तो उसके बाद क्या होता है कि ये हम देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट है या जो ये जेंजी है, ये जो जेंजी प्रोटेस्ट है ये फिर वॉयलेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट होती है कई बार तो कंट्रोल हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज होता है, बट कई जगह जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, जैसे हमने नेपाल में देखा, वहां पर जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो पावर है, उनको टॉपल डाउन कर दिया जाता है। तो ये आपके इधर 4 रीजंस एंड इधर आपके 4 थीसिस, ये कोर इश्यूज बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो जेंजी प्रोटेस्ट है इट इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर इन द थर्ड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी। अब ये अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो देखिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये कोई शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिसरप्शन नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिसरप्शन नहीं है, बल्कि ये इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस वो पर्टिकुलर कंट्री फेस कर रही है। प्लस ये जो प्रोटेस्ट होते हैं
ये इसमें आपको कोई एज सच कोई पर्टिकुलर लीडर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं रहता है, ठीक है। इसी वजह से कई बार क्या होता है, प्रोटेस्ट सप्रेस भी हो जाता है। बट ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है, ये जिन भी कंट्रीज में हो रहे हैं, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं या ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, उन्हें किन किन इश्यूज को रेक्टिफाई करके, रिकॉग्नाइज करके रिजॉल्व करना है। अगर इंप्लॉयमेंट का इशू है तो आपको आइडेंटिफाई करना है, नेचुरल रिसोर्सेज के इश्यूज हैं तो आपको आइडेंटिफाई करके उसे रेक्टिफाई करना है। अगर क्लाइमेट चेंज का इशू है, माइग्रेशन का इशू है, तो उसे रिकॉग्नाइज करके रेक्टिफाई करना है। तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिसरप्शन नहीं है, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की वजह से जो उस पर्टिकुलर कंट्री में अपॉर्चुनिटीज है वो उस तरीके से प्रिवेल नहीं हो पा रही है। एंड भले कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, उसके बाद भी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो ये समझ सकते हैं कि हाँ किन किन एरियाज में हमें काम करना है, सो दैट हम ये जो जेनजी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके रीजंस को समझे एंड उनके कंप्लेंट्स को जो है हम रेक्टिफाई करें। तो ये था आपका पूरा जो एनालिसिस कि क्यों द जेनजी प्रोटेस्ट आर स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर। आई होप आपको जो ये एनालिसिस है ये समझ में आ गई होगी। एंड जो भी आपके थॉट्स हैं रिलेटेड टू जेनजी प्रोटेस्ट, आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेशन अगर इंफॉर्मेटिव लगा है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू हिट द लाइक बटन। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट्स भी करना है। सो ऑन दिस नोट आई लाइक टू एंड दिस वीडियो। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।